बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर विद यासिर रशीद। नाज़रीन, हुकूमत इक़दामात करती है, बहुत सी बेहतरी के इक़दामात किए जाते हैं, आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दामात किए जाते हैं, लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि आवाम तक वो समर पहुँच नहीं पा रहा। उसकी वजह क्या है? बीच में हर्डल्स कौन सी हैं? कौन से कब्ज़ा माफिया हैं जो आवाम तक रिलीफ नहीं पहुँचने देते? कौन से ऐसे लोग हैं जो हुकूमत के इन इक़दामात पर रोड़े अटकाते हैं कि सेहत का निज़ाम हमारा मफलूज हो चुका है? ऐसी सूरत में कि जब कोरोना वबा का सामना है, अस्पतालों में बेड्स की कमी हो चुकी है, वेंटिलेटर्स तक दस्तयाब नहीं है, मार्केट्स में से अद्वियात तक गायब हो रही हैं, हुकूमत इस पर एक्शन तो ले रही है, कमेटियां भी बन रही हैं, छापामार कार्रवाइयां भी जारी हैं, लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि अवाम को कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा, अवाम को सुख का सांस नहीं आ रहा। एक जानिब हमें टिड्डी दल का सामना है तो दूसरी जानिब पेट्रोल की नायाबी का भी सामना है। हुकूमत ने तो उसके रेट कम कर दिए, लेकिन बीच में से कुछ अनासिर ऐसे हैं जो रोड़े अटकाते हैं, अवाम तक रिलीफ नहीं पहुंचने देते, अवाम को सुख का सांस ऐसी सूरत हाल में किस दौर में आएगा? इसी इशू पर बात करने के लिए सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी राना अजीम हमारे साथ मौजूद हैं और मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबत वज़ीर आज़म डॉक्टर शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ, राना साहब की एक टेक लेनी है मुझे। राना साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, हुकूमती इक़दामात तो हैं, आए दिन इजलास भी होते हैं, इजलास में फैसलों की तौसीक भी होती है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ से आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं, तो अवाम तक ये बुनियादी समर रिलीफ का कब पहुंचेगा और इसमें जो अनासिर हैं वो बेनकाब कब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यासर, मेरे पास एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के मुताबिक कि साबका दौर में देखा जाए तो इतना रिलीफ आवाम को नहीं दिया गया जितना रिलीफ इस कुछ अरसे में इस मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दिया। एशिया में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में, मगर उसके समरात आम आदमी तक नहीं पहुँच सके। सिर्फ 10 दिनों के अंदर पेट्रोल की ब्लैक में फ़रोख्त होना, पेट्रोल को जानबूझकर पेट्रोल की फ़रोख्त को बंद कर देना, किसी जगह महंगा पेट्रोल बेचना, ईरानी पेट्रोल बेचना, 3 अरब 72 करोड़, ये एक रिपोर्ट में लिखा हुआ कि 3 अरब 72 करोड़ रुपया जो है इस वन में कमाया गया है, एक माफिया ने कमाया। उसके बाद अब आज हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने के बाद किरायों में कमी की, 20% कमी का नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि किसी एक बस स्टैंड पर, किसी एक ट्रांसपोर्ट पर वो किराया सस्ता किराया नहीं लिया गया। फिर उसके बाद आ जाएंगे, पहली दफ़ा रमज़ान का महीना और ये गर्मी ऐसी हैं जिसमें लोड शेडिंग ना होने के बराबर है, यानी लोड शेडिंग नहीं है और बिजली की कीमतें जो आसमान को जा रही थी वो वापस वो नहीं बढ़ सकी। तो इस तरह ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ, लेकिन इसको अवाम तक, इस समर को अवाम तक पहुंचा तो हाँ, लेकिन अवाम तक इस चीज़ को हुकूमत की इस पॉलिसी को लेकर जाने के लिए कुछ नहीं किया गया। इसके बाद बाकायदा रिपोर्ट में लिखा गया है कि सब्ज़ियाँ महंगी होने पर तो सब शोर मचाते रहे, सस्ती अगर सब्ज़ी हुई तो उसको अवाम तक पहुँचाने के लिए इनकी मुख्तलिफ मार्केट्स कमेटियों ने और इनकी वजारतों ने कोई अहम रोल अदा नहीं किया। रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि बाकायदा हुकूमत ने एक इंडस्ट्री जिन इंडस्ट्रीज़ को खोलने की बात की, बिलखसूस प्रॉपर्टी के मामलात में, तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा प्रॉपर्टी डीलर्स या इन्वेस्टर या आप कह सकते हैं कि बिल्डर्स को हुआ, लेकिन उसकी पब्लिसिटी या उसकी अवाम तक बात कि हुकूमत ने ये अच्छा किया है वो असमरात नहीं पहुँच सके। रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो अहकाम जारी करते हैं उन अहकामात के बाद नीचे अमल नहीं होता और नीचे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो हुकूमत को फ्लॉप करने के लिए। अब यासर ये एक सवाल निशान है, ये रिपोर्ट जो है एक हुकूमती अदारे नहीं बनाई है और आज भी आप देख रहे हैं 10 दिन गुजर गए हैं। ये तो डॉक्टर साहब इसका जवाब देंगे कि 10 दिन गुजर गए हैं, पेट्रोल सस्ता हुआ, एशिया में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में, मगर आवाम बाहर निकल के बदवाएँ दे रही है, कह रही है पेट्रोल नहीं मिल रहा। वो 72-76 रुपये वाला पेट्रोल 200 रुपये लीटर में नहीं मिल रहा, किरायों में कमी के बावजूद पेट्रोल सस्ता होने पर, लेकिन नहीं हो रहा। पेट्रोल की कीमत कम होने पर अशिया खुर्द उसकी कीमतें कम नहीं हो रही, रिलीफ नहीं पहुंच रहा, हुकूमत के इक़दामात तो हैं, आटा सस्ता नहीं हो रहा। देखिए आटा महंगा हो गया, सारा कुछ महंगा हो गया, क्यों हो गया? डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब को अवाम का दर्द है और इसका अक्स उनके बयानात से भी नजर आता है, लेकिन लफ्ज़ों से आप ज़्यादा अरसा मरहम नहीं रख सकते। वो दिन कब आएंगे कि जब हुक्मरान को खुद ना ये बताना पड़े कि खत्ते में पेट्रोल की कीमत इतनी है, अद्वियात की कीमतों में इतनी कमी हो गई, या फिर हमारे ये जो शोबे हैं ये तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, अवाम खुद बोलें कि ये हमारी तारीख का सुनहरी दौर है, वो दिन कब आएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये आपकी तमाम ऑब्जर्वेशन और जो बातें हैं ये
एक साइड पे दुरुस्त है, और इसमें वजह सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ अभी तो प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ एक शुगर माफिया के पे बात की या शुगर के ऊपर एक रिपोर्ट की। अगर आप देखें तो हर सेक्टर जो है वो आवाम का खून चूसने, लॉ को पामाल करने, जो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है स्टेट का, सोसाइटी का, उस पर्टिकुलर सेक्टर या इंडस्ट्री के सेक्टर पे, उसको ब्रेक करने के ऊपर सारे का सारा फोकस है। तो बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर जब से आए हैं इन्हीं चीजों से फाइट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स स्टेटस को तोड़ने की बात करते हैं। आपको पता है पहले जो भी हुक्मरान आते हैं बातें कुछ और करते हैं और काम कुछ और करते हैं। वो ये इन तमाम चीजों में इंटरेस्टेड नहीं होते, इसलिए उनकी लड़ाई नहीं होती। वो आई वॉश करने के लिए बहुत सारी चीजें करके आगे मूव हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर पहले दिन से बहुत क्लियर हैं, कैटेगोरिकली क्लियर है कि उन्होंने हर सूरत डिलीवर करना है और आवाम को डिलीवर करना है, नो मैटर व्हाट। तो इस डिलीवरी के अंदर उन्हें ये तमाम चीजों के ऊपर कंप्रोमाइजेस कई दफा करने के लिए प्रेशर दिया जाता है, जो वो करने को तैयार नहीं होते, जिसके बाद ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं, जिसके बाद फिर एक लंबा चक्कर करके उनको ठीक करना पड़ता है। शॉर्ट चक्कर ये है कि कंप्रोमाइज करें, आवाम के जो हकूक है उनके ऊपर कंप्रोमाइज कर लें, साजबाज कर लें, मिल मिला के इनके साथ लूटें। प्राइम मिनिस्टर इस पे रेडी नहीं है, ना वो इंशाल्लाह होंगे। अभी वो आजकल देख रहे हैं पेट्रोल सस्ता किया तो पेट्रोल गायब किया गया, आपके सामने नजर आ गया, आपको किसने किया आपको नजर आएगा इंशाल्लाह उनके ऊपर एक्शन होता हुआ। पहले उससे आपने देखा शुगर का कि किस तरीके से शुगर में नाजायज मुनाफा बनाया जाता रहा और उसको एक्सपोज किया और अब उनके खिलाफ मुकदमात बनते जा रहे हैं। आप कोई सेक्टर खोलेंगे ये चीजें निकलेंगी। ये अब आवाम को भी सोचना है कि एक तनहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, एक शख्स है जो इस स्टेटस को और इसके साथ लड़ने को तैयार है। बाकी तो हुकूमत में हुकूमती मशीनरी हो। लेकिन डॉक्टर साहब आप ये देखें कि अब तक जो रिपोर्ट्स आती हैं ना, सबसे पहले मलबा अवाम पे डाला जाता है। पेट्रोल का भी अवाम पे डाला गया, चीनी का भी पहले अवाम पे डाला गया। अवाम ये सोचती है कि शायद हम अपने मुकद्दर पे रोएं या फिर हमने जिस शख्स का इंतखाब किया उस इंतखाब पर रोएं। अवाम जाएं तो जाएं किधर? अच्छा, ये सवाल थोड़ा सा पार्शली दुरुस्त है। पार्शली दुरुस्त इसलिए नहीं है कि अगर तो अवाम के ऊपर ये अभी डल रहा है तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। ये तो अवाम के ऊपर 70 साल से डल रहा है। अब सिर्फ फर्क ये है कि अब कोई अवाम के हक की बात पहली दफा जायज तरीके से कर रहा है, अब कोई खड़ा हो रहा है अवाम के हक के ऊपर। ये फर्क सिर्फ और सिर्फ आया है। अवाम के साथ तो ये 70 साल से करते आए यही काम। मुझे बताइए क्या पहले पेट्रोल महंगा होकर अगर कभी थोड़ा बहुत सस्ता होता तो किराए नीचे जाते थे? क्या कभी कोई हुकूमत ये बात भी करती थी? कोई प्राइम मिनिस्टर खत भी लिखता था? चीनी 120-140 पे गई, किसी ने उसकी तहकीक कराई थी? शरीफ फैमिली ने खुद ही अपने आप को सब्सिडी दी, फिर रिबेट दिया जब इन्होंने अपना इंडिया को चीनी भेजी 1998 में। पहले कभी ऐसा कुछ हुआ था? ये रवाज पहली दफा हो रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर पहली दफा इन चीजों को चैलेंज कर रहे हैं। ये है सिर्फ और सिर्फ मामला जो एक डिफरेंट आया है। तो डॉक्टर साहब एक बात और, मुराद सईद साहब असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके कहते हैं कि पाकिस्तान रेलवे जो है वो खसारे में है, पीआईए है वो खसारे में है, पाकिस्तान स्टील मिल्स हैं वो खसारे में है, ये खसारे में छोड़ के गई पिछली हुकूमतें। आम पाकिस्तानी ये सवाल करता है, या फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर ले लें, वो ये सवाल करता है कि आपको 3 साल तकरीबन हो गए इक़्तिदार में आए, 3 साल में आपने उन इदारों को मुनाफा बख्श बनाना तो दूर की बात खसारों से ही नहीं निकाला। जी, मैं दोबारा आपकी खिदमत में, मैंने पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज किया कि आपके जो सवाल हैं वो पार्शली दुरुस्त है, लेकिन आप सिर्फ एक काम देख रहे हैं कि 70 साल में जिस सिस्टम को ब्रेक किया गया उसके खिलाफ तनहा एक शख्स लड़ रहा है और वो लड़ने की भरपूर कोशिश कर रहा है। आपको उसके साथ खड़े होना पड़ना है। ये 6 महीने, साल, 2 साल की लड़ाई नहीं है। इस 70 साल का डाला हुआ गंद है जिसे साफ करते हुए वक्त लगना है। ये आपको क्लियरली नजर आ गया कि वो डट के खड़ा है, वो इनके किसी प्रेशर में नहीं आ रहा। कभी ये प्रेशर देते हुकूमत गिरा देंगे, कभी ये कर देंगे। वो डट के खड़ा, पेट्रोल भी सस्ता किया। अभी इस दफा मैं आपको ये बताऊं, हमारी कैबिनेट में ये बात हुई कि जी पेट्रोल सस्ता ना करें। हमारी कैबिनेट में ये मशवरा दिया गया कि पेट्रोल सस्ता ना करें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वुज़रा की तरफ से भी, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी। लेकिन इमरान खान ने फैसला किया था कि पेट्रोल सस्ता करना है। जब पेट्रोल सस्ता किया तो जखीरा अंदोजों ने उस चीज को, उससे फायदा उठाया। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि आज इमरान खान साहब ने क्या फैसले लिए हैं। इसके ऊपर सख्त तरीन फैसले लेने का फैसला प्राइम मिनिस्टर पहले ही कर चुके हैं। आपको आज और कल में इसके ऊपर फैसले होते हुए नजर आ चुके होंगे या आ जाएंगे इंशाल्लाह।
जिन लोगों ने भी पेट्रोल की किल्लत की है उनको भी हिसाब देना पड़ेगा। जिस तरह पहले शुगर माफिया को एक्सपोज किया है इसको भी करेंगे, लेकिन यहाँ ब्रेक नहीं लगनी। मैं तो आपको ये आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि आप किसी सेक्टर को खोलेंगे वहां से ये निकलेगा। अब इमरान खान एक है, उसके दो हाथ हैं, एक एक करके इन सारे सेक्टर्स को आहिस्ता आहिस्ता साफ करेगा। इसमें वक्त लगना है, अवाम को साथ खड़े होना पड़ना है, और अगर अवाम साथ नहीं खड़े होंगे तो हम फिर बैक टू जीरो पे चले जाएंगे। तो आपकी फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह, लेकिन रियलिटी भी देखिए कि ये गंद 70 साल का डाला हुआ है, पिछले 1.5 साल का नहीं है। डॉक्टर साहब बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये गंद बड़ा पुराना है, इसे साफ़ करते टाइम लगेगा। इसमें भी कोई शक नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान खड़े हो गए हैं डट के, और अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। हम सब लोग बतौर एक सहाफ़ी भी उनके लिए दुआ गवाह हैं कि हम इस पाकिस्तान को बेहतर चाहते हैं। डॉक्टर साहब अभी कल एक इंक्वायरी शुरू हो रही है मेडिसन के हवाले से। आपको पता है मेडिसन, कोई मेडिसन जो है वो नायाब हो जाती है जिसका दूर से हल्का सा ये चल जाए कि जनाब ये कोरोना में है, और कोरोना से पहले भी मेडिसन आपको पता है कि आसमान से बातें करना शुरू हो गई। तो आपकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं आमिर कियानी साहब, उनका नाम आ गया। क्या पार्टी अब उन्हें उनके ओहदे से उतनी देर तक साइड पे करेगी जब तक वो इंक्वायरी से क्लियर नहीं होते? देखिए, ये फैसला तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना है, वो चेयरमैन है हमारी पार्टी के। जो भी इस तरह के फैक्ट्स होंगे वो सामने रखे जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर उस पर फैसला करेंगे। जैसे ही जो भी फैसला प्राइम मिनिस्टर करेंगे वो आपको आगाह करूंगा। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब आज बड़े एक्टिव हो गए हैं अचानक। क्या मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, आप क्या समझते हैं, एक्टिव कोरोना तो 3 माह से है, आज उन्हें कोरोना पे बड़ी चीखो पुकार शुरू कर दी है, कहीं आज फिर दोबारा उन्हें कोई बरतानिया से हदायत मिली है या किसी हदायत पे आए हैं? देखिए, पिछली दफा 2 डबल कैबिन डाले, पता चला था कि उन्हें मिले हैं। एक सहाफी ने कहा था आपके सामने, उन्होंने टेलीविजन पे कहा था। अब ये मौलाना साहब से पूछना पड़ना है इस दफा क्या चीज आई है ऐसी। तो मौलाना साहब आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आने दें जाने दें, उनका भी हक है इस मुल्क में बात करने का। लेकिन सिर्फ उनसे एक ही हमेशा गुजारिश की है कि खुदा का नाम है, मजहब के नाम के ऊपर इंतशार ना फैलाया करें। अपना जो सियासत करते हैं बिल्कुल सियासत करें, लेकिन उसमें लोगों के मजहबी जज्बात को ना लाएं, ये उनसे गुजारिश है। सियासत करें, सियासत वो करते हैं, हमेशा सियासत करते हैं, इक़्तिदार की करते हैं, उसके ऊपर बार्गेन भी करते हैं, हमेशा इक़्तिदार को ज्वाइन करते हैं, नजरियात पे कंप्रोमाइज भी करते हैं, आवाम से किए हुए वादों पे भी कंप्रोमाइज करते हैं। तो वो करें, शौक से करें, सारा आंखों पर जितनी बार मर्जी करें। डॉक्टर साहब कहिएगा कि कोरोना वायरस की सूरत हाल मजमूई तौर पर मुल्क में क्या है? WHO ने तो पाकिस्तानी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये तजवीज़ दी है कि सख्त और नरम लॉकडाउन किया जाए। क्या WHO की हिदायत पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान या वफाकी कैबिनेट अपने फैसलों पर नजरसानी का सोच रही? देखिए, हर मुल्क जो है, WHO एक इदारा है और मोतबर इदारा है, सारा आंखों पर है, लेकिन हमारे मुल्क के मरूदी हालात को हम समझते हैं, वो नहीं समझते। कल को अगर हमारे यहाँ गरीब भूखा मर रहा होगा तो उसका पैसा आके WHO ने तो नहीं देना ना, वो हम ही ने अपना इंतजाम करना है। तो WHO बिल्कुल कहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक गरीब आदमी और आपको कोई कहता है कि आपने रोज हरम का गोश्त खाना है, आपको डॉक्टर साहब ये कहते हैं, तो आपको पता है आप रोज हरम का गोश्त खा सकते हैं कि नहीं, वो डॉक्टर साहब ने बता दिया, लेकिन आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपके वसाइल आपको क्या इजाजत देते हैं। उनका हर बात हर आंखों पर, लेकिन हमने अपने वसाइल के अंदर रह के अपने अरेंजमेंट करने हैं, और जो हमारे वसाइल के अंदर अरेंजमेंट है वो बेस्ट कोशिश कर रही है। शहबाज गिल साहब, आपने पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की जंग में हमेशा सहाफ़ियों का साथ दिया, सहाफ़ियों के साथ लड़े। मैंने देखा लाहौर की सड़कों पर भी आप सहाफ़ियों के साथ रहे। सहाफ़ी आजकल सहाफ़ती इदारे, सहाफ़ी बड़े परेशान हैं। आप वज़ीर-ए-आज़म साहब के बड़े करीब हैं, इसमें क्या करने जा रही हैं? कोई ऐसे जहाँ पे आप बड़ा रिलीफ दे रहे हैं दीगर इदारों को, तो क्या सहाफ़त के लिए, सहाफ़ती इदारों के लिए भी कोई रिलीफ आ रहा है? राना साहब, देखिए, आपके साथ तो एक रिलेशनशिप रहा प्रोफेशनल, जब मैं पंजाब में भी था, और आप लोगों की आवाज़ के साथ हमेशा आवाज़ मिलाई, और इसलिए मिलाई कि कोई आसान नहीं किया। आप लोग हमारे कुलीग हैं, आप मजबूत हैं तो हम मजबूत हैं। आप लोग की अगर आवाज़ में जान है तो हमारी आवाज़ में जान है, क्योंकि जो मीडिया की टीम होती है हुकूमत की, वो आपके और हुकूमत के दरमियान एक ब्रिज होती है, हमारा और आपका चोली दामन का साथ होता है। तो इसलिए हमेशा आपके हमसे पहले भी बात की, अभी भी करते हैं। शिबली फराज साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की है, मैंने भी की है, हम दोबारा भी करेंगे इंशाल्लाह, जब भी हमें मौका मिलेगा। इस बजट में भी हमने उनसे गुजारिश की है, और हमारी काविशों से, मेरे उसमें सीनियर पुलिस काविशें ज्यादा, असद उमर साहब है, उनकी बहुत काविशों से, शफकत महमूद साहब की काविशों से, बहुत देर के रुके हुए जो फंड थे वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हदायत दी, फिर इन सारे दोस्तों ने काविश की कि सारे साथी के साथ बैठे, और बहुत सारे फंड जो है वो रिलीज हुए हैं। बदकिस्मती होती है कई दफा तो हुकूमत जितना, मैं हमारी हुकूमत की सब हुकूमतों की बात करता हूँ, जितना हुकूमतों को
कई दफ़ा सहाफ़ियों की फाइनेंशियल मामला की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे उनके साथ जितना कोऑपरेट करने की जरूरत होती है, कई दफ़ा हुकूमत अपने फंड शॉर्ट होने की वजह से नहीं कर पाती, और जो करती है वो कई दफ़ा मालकान उसका पूरा फायदा सहाफ़ी को नहीं देते, जो उसका हक होता है, जिसको पहुँचना चाहिए। तो इनकी पहले भी आवाज़ इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर बुलंद की है, अभी भी करूँगा। जब कोई हुक्म होता है आप लोग बताया कीजिए, आपके कुलीग हैं और कोशिश करेंगे जो आपके जायज़ मुतालबात हैं वो सुने जाएँ। अच्छा, पाकिस्तान में मैं एक सवाल करना चाहूँगा बिल्कुल मुख्तसर सा, कि पाकिस्तान में टूरिज़म के हवाले से इमरान खान साहब ने बड़ा काम किया, पूरी दुनिया को कहा कि टूरिज़म के हवाले से पाकिस्तान आए। अब मौजूदा हालात में पाकिस्तान के तमाम सियाहती जो मकामात हैं बंद पड़े हैं। बिलखसूस आप देख लें मरी में पूरी दुनिया से लोग, पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे। वो मरी के लोगों का तो कारोबार ही यही था। इसी तरह मरी से आप आगे चल जाए, कागान, नारान, पूरे पाकिस्तान में जामी सकाफती लोगों के बेचारों का कारोबार यही था। ऐलान किया गया था, तवक्को थी कि सियाहती जो मकामात है वो खोले जाएंगे। टूरिज़म तो खान साहब का एक पसंदीदा शोबा था। तो ये कोई इम्कानात है खुलने के, क्यों लेट हो गया? देखिए, बात यह है कि ये कोरोना एक बहुत ही आपके सामने क्रिटिकल चीज है। इसमें एक बहुत फाइन बैलेंस आपने लोगों का करना है, लोगों की लाइफ और लाइवलीहुड, लोगों की जिंदगियां और जिंदगी का जो इक्तिसादी पहलू है वो, इन दोनों का बैलेंस आपने क्रिएट करना है। पाकिस्तान भी स्ट्रगल कर रहा है बहुत सारे मुल्कों के साथ स्ट्रगल को करने में। इसमें कुछ जगहों के ऊपर आप बोल्ड डिसीजन देते हैं, कुछ पे कंट्रोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे आपको लोगों का बहुत मुतासर होने का इम्कान है, आपको बोल्ड डिसीजन पड़ते हैं। लेकिन जैसे बच्चों के स्कूल है, वहाँ पे हम मोहताज डिसीजन ले रहे हैं। इसी तरीके से जो टूरिज्म है उसके ऊपर जो मुतल्लिका हुकूमतें हैं सूबाई, वो थोड़ी रिस्ट्रेन इस टाइम की है कि हमें थोड़ा सा और वक्त दे दे, हम अपने SOP को बीप अप कर लें और उसके बाद हम खोलेंगे। तो इंशाल्लाह सबसे बात करके मिलजुल के जो भी सबके इंटरेस्ट में बेस्ट होगा वही डिसीजन लेंगे। उम्मीद करते हैं कि सबको ऑन बोर्ड लिया जाएगा और जो फैसले किए जाएंगे वो मुल्की और कौमी मफाद में होंगे और जल्द से जल्द ये फैसले होंगे ताकि हम अपनी मईशत को भी मुस्तहकम कर सकें और दोबारा से ज़िंदगी की जानिब लौट सकें, क्योंकि कोरोना ज़दा माहौल में हर कोई परेशान है, जहनी अजियत का शिकार है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से ताहाल ये फैसला नहीं हो सका कि बच्चों को प्रमोट किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि NCC का इजलास होता है, उसमें ये बात सामने आती है कि कोरोना वायरस की वजह से अब तक की जो सूरत हाल है, हालात काफ़ी गंभीर हो चुके हैं, इसलिए तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे और बच्चों को गुज़श्ता साल की कारकर्दगी रिपोर्ट्स की बुना पर प्रमोट कर दिया जाएगा। ये दौरे तालिब इल्मी का वो दौर होता है कि जब मैट्रिक और इंटर में आप तालीम हासिल कर रहे हों तो आपने अपने मुस्तकबिल का फैसला करना होता है। बच्चे इसको लेकर बहुत संजीदा भी होते हैं, थोड़े से टची भी होते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक फैसला क्यों नहीं किया जा सका? क्या इसमें फेडरल बोर्ड का कोई किरदार है? फेडरल बोर्ड ये कहता है कि वजारत तालीम की जानिब से हमें कोई हिदायत नहीं मिली। हम तो ये देखते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलानात हो जाते हैं कि इस पर मिन्नुअन कुछ ही अरसे में अमल दरामद होगा, लेकिन हकाइक क्या कहते हैं? हकीकी तौर पर इन फैसलों के सामने आने में बहुत सा वक्त लग जाता है। क्या इससे तालीम का जो निज़ाम है उस पर भी कोई हर्फ आ रहा है? क्या इससे बच्चों की जो तालीम है उसका कोई हरज हो रहा है? इसी पर बात करने के लिए नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद कासिम नवाज अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं और सदर पाकिस्तान स्कूल्स नेटवर्क डॉक्टर मोहम्मद अफजल बाबर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कासिम अब्बासी, आपकी जानिब सबसे पहले आऊँगा। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने अब तक मौक़िफ़ क्या अपनाया है कि NCC के इजलास में फैसला हो गया, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी हो गई और शफकत महमूद साहब की जानिब से ऐलान भी हो चुका, लेकिन इसके बावजूद हिदायत ना मिलने की वजूहात क्या हैं? क्या कोई सुकम है? क्या कोई नई कानून साजी होनी है जिसकी वजह से देर हो रही? जी बिल्कुल, फ़ाकी हुकूमत बल्कि फ़ाकी वज़ारत तालीम जो है उसकी एक नाअहली का जो है वो मुंह बोलता सबूत है कि एक NCC की कमेटी का इजलास हुआ फ़ाकी हुकूमत की हिदायत पर, जिसके बाद ये फ़ैसला किया गया, एक तालीमी पॉलिसी बनाई गई कि आप जो है वो बच्चों की जो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस, जो तालीमी परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए अगली क्लास में प्रमोट करेंगे। लेकिन अब हमने ये जब हमें मालूम हुआ कि अभी तक इस हवाले से फेडरल बोर्ड ने कोई पॉलिसी नहीं जारी की, बच्चों की मार्कशीट्स अभी तक नहीं फराम की गई, क्योंकि बच्चों ने, आपको पता है कि फ्यूचर का, मुस्तकबिल का अपना फ़ैसला करना होता है, और जबकि इस हवाले से हमारे पेरेंट्स से काफ़ी शिकायत भी की। लेकिन फेडरल बोर्ड हुकाम से जब हमारी इस हवाले से बात हुई तो उनका ये कहना था कि अभी तक तो फ़ाकी वज़ारत तालीम की जानिब से हमें तो कोई नोटिफिकेशन ही मौसूल नहीं हुआ कि हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, मार्कशीट्स तैयार करें, रिज़ल्ट कार्ड जारी करें। जबकि उनका ये कहना था कि इसमें जब तक हमें वज़ारत तालीम से कोई नोटिफिकेशन या मुरासला जारी नहीं होता तो हम इस
के बगैर हम अपना प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर जो ही वज़ारत तालीम हमें हिदायत जारी करेगी या नोटिफिकेशन देगी तो ये विदिन 1 वीक फेडरल बोर्ड इस सारे मामले को वाइंड अप कर देगा, तमाम रिज़ल्ट कार्ड्स या जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं या वो जारी कर देगा। लेकिन इसमें नाअहली जो है वो ज़्यादा जो है वो वज़ारत तालीम की है। शफ़क़त महमूद जो हैं वो दावे तो बड़े करते हैं लेकिन कोई अमली इक़दामात जो है नज़र नहीं आते। एक तरफ जो स्टूडेंट्स हैं वो कोरोना के बाइस पेश नज़र जो है काफ़ी परेशान हैं, उनके वालिदैन भी परेशान हैं क्योंकि स्कूल तो बंद हैं और यही फ़ैसला हुआ था हुकूमत की जानिब से कि 15 जुलाई तक ये स्कूल बंद रहेंगे और अब जो है वो रिज़ल्ट कार्ड का वेट करें क्योंकि अब नेक्स्ट क्लासेस में भी यूनिवर्सिटीज़ में भी बच्चों ने अपना मुस्तकबिल जो है वो प्री प्लान किया होता है। लेकिन इस हवाले से जो है वो बिल्कुल ही डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब आपकी जानिब आऊँगा। डॉक्टर साहब, तालीम का शोबा जो है वो किसी भी कौम की तरबियत और उसकी तरक्की में बहुत किरदार का हामिल होता है। अभी तक हमारी जो तामीर साजी की गई है उसमें इस शोबे को यकसर नज़रअंदाज रखा गया है। बेशक हमें एक वबा का सामना है, बिलाशुबा हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन जब वफाकी हुकूमत अपने दीगर इदारों को मुतहम्मिल करने के लिए या मुस्तहकम करने के लिए तगोदो कर रही है तो ऐसी सूरत हाल में तालीम के शोबे को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है या फिर फैसलों में ताख़ीर किस वजह से है? आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि तालीम कभी भी किसी भी हुकूमत की तरजीह नहीं रही पाकिस्तान में, और उसका ये इस वबा के दौरान एक मुंह बोलता सबूत है कि आप देखें कि मई के शुरू में जो NCC का इजलास हुआ उसमें अचानक फ़ैसला कर दिया गया कि जी हमने बोर्ड की तमाम क्लासेस जो 9th 10th है या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है उसको प्रमोट कर दिया। फिर 3 दिन के बाद जो है वो प्रमोशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए उस पर तमाम बोर्ड्स के ज़िम्मेदारान के साथ इजलास जो है वो शेड्यूल कर दिया जाता है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि पहले सियासी ऐलान होता है, फिर उसके बाद जो है वो जो ज़िम्मेदारान हैं एग्ज़ाम सेक्शन के पूरे 28-29 बोर्ड्स के, उनके साथ इजलास किया जाता है। फिर उनको टास्क दिया जाता है कि नहीं, चूँकि हम ऐलान ये कर चुके हैं तो अब आपको हर सूरत में हुकूमत की इस पॉलिसी को ही जो है वो नोटिफाई करना है, तो आप होमवर्क करके हमें दें। मैं हैरान हुआ हूँ कि ये आज तक ख़ास तौर पे जो फेडरल बोर्ड है उस पे पहली बात तो यह है कि फेडरल बोर्ड का चेयरमैन ही कोई नहीं है। फरवरी के बाद जो है वो पोस्ट वेकेंट है, ठीक है, वो प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं होगा, इदारे का सरबराह नहीं होगा, तो कैसे जो है वो टीम या एक्टिंग चार्ज के ऊपर ये सारे काम हो सकते हैं। तो आज जब मैंने ख़ुद भी, हम परेशान हैं, ख़ास तौर पे जून में जब मुकम्मल इम्तहान भी हो जाता था तो उसके नताइज आ जाया करते थे इन्हीं दिनों के अंदर, और अब आपने फार्मूला बनाना शुरू कर दिया। तो अब मुझे बताएं कि एक भी यूनिवर्सिटी ने जो है वो अपना इम्तहान जो है वो ख़त्म नहीं किया। किसी ने ऑनलाइन कर लिया, किसी ने डिले कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। तो हमारे यहाँ ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैं पहले जिक्र कर रहा था कि ये सियासी फ़ैसला किया गया कि ताकि हम जो है वो इसके मुतम्मल नहीं है। ये ऐसा ना हो कि हम बोर्ड के कवानीन के मुताबिक जब इम्तहानात मुकम्मल करें और उस मुकम्मल करने में हमारे पास ना वो एक्सपर्टी है, ना ही हमारी वो तरजीह है, और ना ही हमारे पास वो टेक्निकल जो है, और ना ही हम उन तमाम स्टेक होल्डर्स को जिनका एग्जामिनेशन के अंदर या एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक रोल है उनको ऑन बोर्ड लेना हम गवारा करते हैं। तो उसी का ये नुकसान हुआ कि आप देखें कि वज़ीर साहब ऐलान कर रहे हैं और हफ्ते बाद वो मीटिंग हो रही है, और आज 1 महीना और 1 हफ्ता हो गया है कि अभी तक ये फैसला नहीं हो सका, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लकूने हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ पूछनी है कि मजमूई तौर पर तालीम के निज़ाम को हम किस तरह बहाल कर सकते हैं इन दिनों में। ऑनलाइन क्लासेस की अगर बात कर ली जाए तो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं वो तो चले मुतहम्मिल हो सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेने के, बहुत से सरकारी स्कूल्स के बच्चे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वजीरिस्तान में बसते हैं, कबायली इलाकों में बसते हैं, वहाँ पर इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है। तो उन बच्चों को आप किस तरीके से एंटरटेन करेंगे? तो ये पूरे निज़ाम को बनाने में क्या जल्दबाजी होती है? इस पे कोई मुदब्बिराना सोच सामने नहीं आती, कोई तजावीज़ नहीं दी जाती? नहीं, मैं समझता हूँ कि मैंने जिस तरह पहले एक जुमला कहा कि तालीम कभी भी
72 सालों में हमारी रियासत की तरजीह नहीं रही। मैं छोटा सा इसमें इजाफा करना चाहता हूँ कि आप देखें कि 2009-10 में 18वीं तरमीम के ऊपर 25 रुकनी जो कमेटी है, बहुत बड़ी कमेटी जिसमें तमाम पार्लिमानी पार्टियों के लोग मौजूद थे, उन्होंने 9 महीने 18 दिन काम किया। तो 90% उस 18वीं तरमीम पे काम करने वाली जो पार्लिमानी कमेटी है उसने सियासी फ़ैसले किए, सूबे का नाम, तीसरी बार की वजारत उज़्मा, BA की शर्त, सारी। अब जितने फ़ैसले हुए, अभी वो अनाउंसमेंट की जो आवाज़ है लोगों के कानों से जो है वो गूंजना ख़त्म नहीं हुई थी, उनके ऊपर अमल दरामद हो गया। लेकिन उसमें एक समाजी फ़ैसला था जो कौम के लिए मेरा ख्याल है कि बड़ी देर के बाद किया गया, और वो था 25A आइन का आर्टिकल, जो जिसमें 5 से 16 साल के हर बच्चे को रियासत ने मुफ्त और लाजमी तालीम देना थी, कंपल्सरी। अब मुझे बताएं कि 2010 से लेकर आज 2020 जो है वो भी हम आधा गुजार चुके हैं, तो ना किसी सूबे ने और ना ही जो वफाक है वो, चूँकि 18वीं तरमीम के बाद ये अलग अलग इकाइयाँ बन गई हैं तो इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो मुझे बताएं कि किसी ने भी उस 25A के ऊपर जो है वो अमल दरामद करना गवारा नहीं किया। तो ये शायद हम तालीम के शोबे में तरक्की करना ही नहीं चाहते, शायद हम ये चाहते हैं कि सड़कें बनती रहें, इस तरह के काम होते रहें, सेहत तालीम का निज़ाम बहाल ना हो सके, क्योंकि ये वो निज़ाम है जिससे मुल्क को कौम तरक्की करती है। कासिम अब्बासी, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त हुकूमत सोच विचार क्या कर रही है? मैट्रिक और इंटर के जो बच्चे हैं उन्हें प्रमोट करने के हवाले से बाकायदा लाहे-अमल क्या तरतीब दिया जा रहा है? अभी तक तो हम यही देख रहे हैं कि पहली से 8वीं तक के फैसले हो रहे हैं। देखें, अभी तक तो हुकूमत जो है, स्पेशली वज़ारत तालीम जो है वो इस मामले को लेकर बिल्कुल कन्फ्यूजन का शिकार है कि आया कि उन बच्चों को, जैसे उन्होंने एकदम से इजलास में फ़ैसला कर लिया कि तमाम जो स्कूल के बच्चे हैं FSC तक उनको प्रमोट कर दिया जाएगा प्रीवियस ईयर की जो है परफॉर्मेंस देख के। अब वो ये सोच विचार कर रहे हैं कि जैसे कि आपने पहले भी फरमाया कि जो सिंध के मिनिस्टर हैं सईद गनी साहब, उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रॉपर एक कानून साजी होनी चाहिए। तो उसके बाद अब इनको होश आया, अब ये सोचना शुरू हो गया कि कानून साजी किस तरह करनी है, उस पे ये लाएमल बना रहे हैं। अभी तक जो वज़ारत तालीम है हमारी, वो टोटली इस मामले को लेकर कन्फ्यूज़ है कि बच्चों को प्रमोट करना है 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को या नहीं। तो मैं समझता हूँ कि वज़ारत तालीम के जो अफसरान हैं वो बिल्कुल इस मामले में उन्होंने तमाम तर मलबा जो है वो कोरोना वायरस को ही ठहराया हुआ है। लेकिन क्योंकि देखिए दीगर भी इदारे जो हैं हमारे डिपार्टमेंट वो भी चल रहे हैं, लेकिन ये वज़ारत तालीम में ही कोई कोरोना वायरस जो है वो ज़्यादा शायद फैल चुका है कि इस वजह से इन्होंने काम जो है मुकम्मल बंद कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ इनकी नाअहली है और कोई पॉलिसी, कोई हिकमत अमली इस वज़ारत तालीम ने नहीं तरतीब दी कि किस तरह बच्चों को प्रमोट करना है, कितनी क्लास तक करना है या क्या कानून साजी करनी है कि ताकि ये जो बच्चे जो आज वालिदैन हैं, जो बच्चे कौन निकलेगा, सितारों पे कमंदे कौन डालेगा, कौन अपने मुस्तकबिल का सोचेगा कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुल्क कौम की तरक्की के लिए मेहनत करनी है। जब आपने इसी गोरख धंधे में डाल दिया कि आपके पता नहीं नंबर लगेंगे, आप पता नहीं पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हुकूमत की तरजीहात जो है वो इस बात का तायुन करती है कि हुकूमत कौन से फैसले मस्बत तरीके से करना चाहती है, कौन से फैसले डिले करके आवाम को मखमसे के शिकार रखना चाहती है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, पंजाब में पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां क्यों वाक़ई हो रही हैं? इन तब्दीलियों के पीछे पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं? क्या ये तब्दीलियां किसी असर व रसूख की वजह से हो रही हैं या फिर कारकर्दगी की बुनियाद पर हो रही हैं? और ये तब्दीलियों का सिलसिला मज़ीद कितना अरसा चलेगा? राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुसर्रत जमशेद चीमा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। राना अज़ीम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। इन तब्दीलियों के पीछे असल वजूहात हैं क्या? क्या कोई कारकर्दगी है? क्या उसकी कोई मेजरमेंट है? क्या दायरा कार है कि इतने अरसे बाद कारकर्दगी मैयर करके फिर तब्दीली वाक़ई होगी, या फिर वजूहात वो माजी वाली हैं कि असर रसूख की वजह से ये तब्दीलियाँ होती हैं? देखें, कुछ तब्दीलियाँ होती हैं जो असर रसूख की वजह से होती हैं, कुछ तब्दीलियाँ होती हैं जो कारकर्दगी की बुनियाद पर होती हैं। देखिए, मेरे पास जो इतला है वो पंजाब के अंदर जो तब्दीलियाँ शुरू हुई हैं ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के अंदर, चूँकि पुलिस को पंजाब में सबसे ज़्यादा तरजीह दी गई थी कि पुलिस को बहुत ज़्यादा इख्तियारात भी दिए गए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि पाकिस्तान की अगर पुलिस देखें तो पंजाब की पुलिस में सबसे बेहतरीन IG जो इस वक्त लगे हैं वो शुएब दस्तगीर मौजूद है।
लाहौर में पिछले दिनों 2 बड़े तगड़े DIG लाहौर और DIG इन्वेस्टिगेशन तब्दील हुए, तो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। इसके बाद जब मैंने इस पर इन्वेस्टिगेशन की शुरू, हमने रिपोर्ट देखी, मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स देखी और हमारे पास जो डिटेल आई, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें निकलना शुरू हो गई कि जिस पे रोज़ाना आना शुरू हो गया कि इतने ब्यूरोक्रेट फला ब्यूरोक्रेट फला DIG, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर चल रहा था रोज़ाना कि ये तब्दील होने लगे हैं। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें मैंने जो चेक की, जो मेरे पास स्टोरी है। एक तो जो लाहौर में तब्दीली हुई है, इस मेरी इत्तला के मुताबिक ये बिल्कुल मेरिट पे की गई है। नो डाउट के इससे पहले जो DIG लाहौर थे वो भी ठीक थे, लेकिन इशफाक खान को पहली दफ़ा वापस लाया गया DIG लाहौर। ये लाहौर की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि लाहौर से कोई चला जाए DIG, उसको तब्दील किया जाए, दोबारा उसे लाया जाए, तो इसका मतलब होता है कि उसकी पहली कारकर्दगी बेहतर थी और उन्हें उसकी पहली कारकर्दगी की बुनियाद पर लाया गया कि वो लाहौर में आए और लाहौर में लग कर दोबारा लाहौर पुलिस का किबला जो है उसे जितना दुरुस्त कर सकते हैं वो दुरुस्त करे। उसके बाद इस तब्दीली के साथ साथ DIG लाहौर जो लगाए गए इन्वेस्टिगेशन, मेरी इत्तला के मुताबिक अगर चंद दिनों में वो भी तब्दील होंगे और मेरी इत्तला के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर मज़ीद तबादले शुरू होने जा रहे हैं, मज़ीद तबादले जा रहे हैं। कुछ कारकर्दगी पे हैं, कुछ सिफारिश पे भी हो सकते हैं, लेकिन हुकूमती तर्जुमान तो कभी नहीं कहेंगे सिफारिश पे होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे ब्रेक करूँ कि मेरे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये एक अहम तरीन अदारे की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि बाकायदा वज़ीर आला हाउस के अंदर एक ऐसा शख्स बैठा है, सरकारी शख्स, ये सियासी शख्स नहीं मैं कह रहा, उसने कहा वो सरकारी शख्स मुख्तलिफ लोगों तक इतला पहुँचाता है कि इतने तबादले फला तबादले होने लगे हैं। कहते हैं बस जानबूझ के वो इतला बाहर जाती है, जब बाहर इतला जाती है तो बहुत से ब्यूरोक्रेट्स, बहुत से अफसरान जो होते हैं वो राब्ता करते हैं कि जनाब हमारा तबादला रुकवाया जाए। अगर जिसका रुक जाए तो कहते हैं जनाब मैंने रुकवाया, उसमें फिर आपको पता क्या से क्या होता है, और जिसका ना रुके तो कहा जाता भाई प्रेशर बढ़ा था। लेकिन पुलिस के तबादलों के हवाले से मेरे पास जो इतला है वो बिल्कुल ऑन मेरिट हुए हैं। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कुछ लोग इसको वज़ीर आला हाउस के अंदर एक बैठ कर ब्यूरोक्रेट इसे डील करने की कोशिश कर रहा है। इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ ले लेते हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आपकी जानिब आऊँगा। ये पंजाब में तब्दीलियाँ कब रुकेंगी, इस्तेहकाम कब आएगा? ये बार बार तब्दीलियाँ और नित नए तजर्बात से इस्तेहकाम तो नहीं आ सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। लेकिन जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो जो हमारे चेयरमैन यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन था उसके मुताबिक उन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह और बड़ी क्लियर और कैटेगोरिकली कन्वे की टू द पॉलिटिकल लीडरशिप, सारी जितनी भी थी, हमारे जितने पॉलिटिकल लोग थे और साथ ब्यूरोक्रेसी को, तो बल्कि उन्होंने परफॉर्मेंस के लिए और उन्हें कहा कि हम आपको डीपोलिटिसाइज करेंगे, किसी किस्म का आपने सियासी प्रेशर नहीं लेना और आप परफॉर्म करें। लेकिन उस मैसेज का अनफॉर्चुनेटली जो उल्टा असर लिया ब्यूरोक्रेसी ने, वो आपने देखा कि शुरू में वो शुतर में मुहार और परफॉर्मेंस कम और पॉलिटिकल लोगों को लेट डाउन करना हमेशा ही ज़्यादा रहा। अब अगर अभी के सारे हम और उसमें जो उससे जो ज़्यादा अगली इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि तमाम जो पोजीशंस हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो परफॉर्मेंस बेस्ड उनकी एवेल्यूएशन होगी। जो परफॉर्म करेंगे दे आर गोइंग टू स्टे, जो परफॉर्म नहीं करेंगे हम रीशफल भी करेंगे, चेंज भी करेंगे। और गॉड फॉरबिड अगर कहीं सीरियस किस्म की मतलब चीज़ें ऐसी आई मीन करप्शन या कुछ और बेज़ाब्तियाँ पाई गई तो फिर अगर कोई जॉब करता है तो उसको हाथ धोना पड़ेंगे, और अगर कोई पोर्टफोलियो वाला है तो उसको पोर्टफोलियो से हाथ धोना पड़ेंगे। अब अगर कोई चेंज की बात आती है या तब्दीली, तो उसको बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग खबर बना के पेश किया जाता है। ये बात किसी हद तक ठीक है कि इस्तेहकाम कब आएगा, लेकिन आप ये याद रखें कि जब तक ये लोग इनको समझ नहीं आ जाती, जब तक ये ऐसे अनसीन फोर्सेस के हाथों खिलौना बने रहेंगे जो इनको उम्मीदें दिला के रखते हैं कि वो कभी भी आ जाएंगे। इस वक्त की रियलिटी ये है कि पाकिस्तान नहीं, ये सियासी असर रसूख, ये डिपार्टमेंटल इन्फ्लुएंस खत्म कब होगा? वो दिन कब आएगा कि जब किसी अफसर को ये डर नहीं होगा कि वो सही कदम उठाएगा तो उसे किसी तरफ से मुश्किलात का सामना हो सकता है। और एक राणा साहब जो निशानदेही कर रहे हैं वज़ीर आला हाउस में किसी ऐसे सरकारी अफसर की जिसकी जानिब से ये खबरें पहुंचाई जाती हैं कि ये फला बंदा तब्दील हो रहा है। देखिए बड़े वेल इन्फॉर्म्ड है मेरे भाई राणा साहब, तो मैं उनकी बात से एग्री तो बिल्कुल नहीं करूंगी और डिसएग्री भी नहीं करूंगी। अगर ये कह रहे हैं तो फिर जी बिल्कुल, और उसमें मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये कह रहे हैं तो हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों के चांसेस हम रखें। उससे जो अगली इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये
कि मैं अपनी लीडरशिप के विजन को देखूं तो वो बड़ा क्लियर है कि अगर कोई परफॉर्म करेगा तो वो स्टे करेगा, नहीं करेगा तो उसमें ये बात राणा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इसका ऑब्जेक्टिव तो 100% मेरिट है। तो इस मेरिट में जब ये एक्सरसाइज ट्रांसफर की हो रही होती है तो उसमें कुछ लोग जो कि होते तो माइनॉरिटी में है, लेकिन ज़ाहिर उनके भी तुक्के लगते हैं और लगे हैं अभी तक की जितनी एक्सरसाइजेज हुई हैं। लेकिन वी आर ट्राइंग कि भाई वो जो कुछ ऐसे लोग जो एक्टिव हो जाते हैं ट्रांसफर रुकवाने में या करवाने में, वो नंबर मिनिमाइज किया जाए। और जहाँ तक ये ताल्लुकदारी है, जो कल्चर है हमारे एशिया का, या अगर हम बिलखुसूस इंडो पाक की बात करें तो बहरहाल यहाँ पे सिफारिश का कल्चर तो बहुत ज्यादा रहा है, पाकिस्तान में तो हद है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, अगर सिफारिश ऐसी हो जो मेरिट वाली हो और मेरिट पे अगर फैसलों को रिविजिट किया जाए तो उसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अगर किसी के, मेरे और राणा साहब के कहने पे अगर कोई अच्छा आदमी लगता है वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर अजाइम नेगेटिव है या गलत है तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये, जैसे अभी इन्होंने फरमाया कि बिल्कुल अशफाक साहब बड़े अच्छे अपराइट ऑफिसर हैं और लाहौर में जिस लेवल का बिगाड़ आ चुका हुआ है उसमें ऐसे ऑफिसर्स की हमें ऑलरेडी मार्केट में कम है, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऑलरेडी कम है। तो जो हैं उनको तो अच्छी पोजीशन पे लगाया जाए ताकि जो बड़े शहर हैं, आप देखें लाहौर पंजाब का कैपिटल है और लाहौर में अगर पुलिस अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, उम्मीद करते हैं ये जो तबादले होती हैं, ये तकर्रियाँ होती हैं, मेरिट पर होती रहें ताकि मुल्क कौम के मफाद में ये फैसले हों, ये किसी के सियासी असर व रसूख पे ना हो या फिर ब्यूरोक्रेसी की जानिब से टांग अड़ाने पर ना हो कि ये तबादला इसी शख्स का होना चाहिए। अगर किसी का तबादला हो रहा है तो मेरिट की बुनियाद पे होना चाहिए, लेकिन इसमें इस्तेहकाम का होना बहुत ज़रूरी है। ये निज़ाम मुस्तहकम होगा तभी कुछ बेहतर फैसले और देरपा फैसले हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बात करेंगे कराची की, जहां कराची समेत सिंध भर की जो दीगर जेलें हैं वहां पर बहुत से कैदियों में कोरोना वायरस की तशख़ीस हो चुकी है। मजमूई तौर पर अगर बात करें तो 909 अफराद हैं जिनमें कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। बहुत सी ऐसी जेलें हैं जहां पर कोरोना वायरस के अभी तक टेस्ट ही नहीं हो सके और बहुत सी जेलें ऐसी हैं जहां पर टेस्ट तो हुए हैं लेकिन रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। ये सूरत हाल किस हद तक तशवीशनाक है, इलाज मुआलजे की सहूलियात क्या फराहम की जा रही है? नुमाइंदा खुसूसी कराची वहीद राजपर हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद राजपर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वहीद राजपर, सूरत हाल क्या है? कितनी जेलें ऐसी हैं जहां पर सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो चुकी है? सुनने में तो ये है कि कराची की जो सेंट्रल जेल है सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वहां पर रिपोर्ट हुए हैं, तो दीगर जेलों की सूरत हाल क्या है? देखें यासिर साहब, ये कराची सेंट्रल जेल समेत सिंध के जो छः जेल हैं वहाँ पर ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं 909, जिसमें जो कैदी हैं वो 808 कैदी हैं। 21 जो मुलाजमीन शामिल हैं जिनके जो कोरोना टेस्ट हैं वो मुस्बत आए हैं। इस पर जो बताया जा रहा है कि 95% जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं सिर्फ सेंट्रल जेल कराची में हुए हैं। तो इस सिलसिले में जो है ये वायरस फैला कैसे है, मुख्तलिफ सवालात अभी 95% जो हुए हैं मुलाकात पर पाबंदी है। देखें 828 कैदी सिर्फ कराची सेंट्रल जेल में हुए हैं। 909 जो टोटल मुस्बत केसेस आए हैं उसमें जो कराची सेंट्रल जेल की जो तादाद है वो 828 है, जिसमें 14 मुलाजमीन शामिल हैं, मुख्तलिफ सिक्योरिटी एहलकार हैं। एक DSP भी जो है वो इस पर मुतासर हुआ था, कोरोना टेस्ट उसका मुस्बत आया था। तो इससे मजमूई तौर पर जो तादाद मिलाकर 909 हो रही है। तो इसमें ज़्यादातर जो तादाद है वो कराची सेंट्रल जेल के कैदी मुतासर हुए हैं। उस पर मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं कि जब मुलाकात पर पाबंदी है, हेयरिंग नहीं हो रही अदालतों में, जो उनके रिश्तेदार हैं उनसे मुलाकात जो हो रही है वो भी एक शीशा जो है वो कोरोना से बचने के लिए लगाया गया है। आपको याद होगा कोरोना वायरस के सबसे पहले जो एहतियाती तदाबीर अपनाई गई थी वो सिंध हुकूमत की जानिब से अपनाई गई, लॉकडाउन भी सख्त किया गया। फिर अदालतों की जानिब से भी ये बात हुई कि अगर ये वायरस जेलों में फैल गया तो सूरत हाल बहुत गंभीर हो सकती है, बाकायदा तौर पर अहकामात आए, तब एहतियाती तदाबीर भी अपनाई गई। लेकिन उसके बावजूद इतने केसेस का रिपोर्ट हो जाना, इस हवाले से जेल के हुकाम क्या मौक़िफ़ रखते हैं? देखें यासिर साहब, हमने मुशीर जो जेल खाना जाते हैं एजाज जखरानी, उनसे भी जो मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। IG जेल खाना जाते हैं लेकिन सरकारी तौर पर जो है वो मौक़िफ़ तो नहीं आ सका है। लेकिन ज़राए जो हमें जेल हकाम के कह रहे हैं
कि वो इंतज़ामिया की गफलत की वजह से ये वायरस फैला है। इस पर जो है मुख्तलिफ सवालात भी उठ रहे हैं। जो जेल महकमा जेल खाना जात की जो टीम है उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात हैं। जैसे कराची सेंट्रल जेल का जो जेल सुपरिटेंडेंट है हसन सर, तो उस पर जो है मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स भी निकल चुकी हैं। चीफ़ सेक्रेटरी की जानिब से इस पर जो है उनको नोटिस भी हुए थे कि कैदियों पर तशद्दुद करवाते हैं, उनसे जो है भत्ता वसूली होती है कराची सेंट्रल जेल में। मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात जो है सेंट्रल जेल कराची की इंतज़ामिया पर जो है वो लगे। सही। इस पर वही तरह पर एक ही बात बताइएगा कि जिन कैदियों में ये रिपोर्ट हो रहा है उनकी सूरत हाल कैसी है? क्या किसी कैदी की सूरत हाल कोई गंभीर भी है, तशवीशनाक भी है, और इलाज मुआलजे की सहूलियात कैसी हैं? देखें यासर साहब, आज कराची सेंट्रल जेल में जो है हलाकत भी हुई है कोरोना की वजह से। एक जो कैदी है वो कोरोना की वजह से उसकी हलाकत भी हुई है। तो सूरत हाल तो मुख्तलिफ डिफरेंस से मुख्तलिफ है। तो उस पर जो अस्पतालों में जो हैं वो उनको भी सीरियस किस्म के जो कैदी हैं उनको मुंतकिल आइसोलेट किया जा रहा है, या उनके लिए मुख्तलिफ आइसोलेशन सेंटर जेल में ही बनाए गए हैं। तो अगर सूरत हाल कोई गंभीर होती है तो कैदियों को एमरजेंसी जो अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है। लेकिन आज जो है सिर्फ एक कैदी जो है कोरोना की वजह से सिंध के जो जेलों में रिपोर्ट हुआ है, तो सवाल तो उठता है कि जब इतनी सख्ती की गई, जब मुलाकातों पे पाबंदी लगाई गई, जब एक शीशा लगा दिया म्यान में, तो तब ये वायरस कहां से फैल गया? वो लोग जो बाहर ही नहीं जा सकते उनके अंदर ये वायरस कैसे फैला? गफलत कहां पर हुई? इन अनासर का सामने आना बहुत जरूरी है ताकि मामला हल तलबी की जानिब बढ़ सके। बहुत शुक्रिया वहीद राज पर इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भारत के हवाले से, जिसने कश्मीर में भी भारतीय फौजों की तादाद जो है उसमें मजीद इजाफा कर दिया है। उसके साथ साथ लद्दाख की जानिब भी मजीद पेशकदमी की है और वहां पर भी भारतीय फौज के मजीद जो फौजी हैं वो रवाना कर दिए गए। और इसमें एक हैरत अंगेज बात यह है कि दो दीगर अफवाज जो दूसरे ममालिक से ताल्लुक रखती हैं उनके कमांडोज भी शामिल हैं। कौन से ममालिक हैं जो भारत और चाइना के आपसी मामले में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? जबकि यह बात भी सामने आई कि चीन की जानिब से आज यह कह दिया गया कि 1 इंच भी हम ये जमीन आपके हवाले नहीं करेंगे। इस सारे इशू पर बात करने के लिए राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब्दुल्ला गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। इस वक्त जो सूरत हाल है काफी गंभीर होती जा रही है। ये वही मामला है कि जब आप एक घर के सामने जाके बदमाशी करें, बदमाशी का इजहार करें और फिर वो अगले से तगड़ा निकल आए आपसे, तो आपके अपने घर का तहफ्फुज़ भी खतरे में पड़ जाए। सूरत हाल वैसे ही इस वक्त भारत को सामना करने में आ रही है। जी बिल्कुल इसी तरह। और भारत ने चूँकि वहाँ से पसपाई के बाद जब भारत वापस चला गया, पसपा के चला गया, जलील ख्वार होकर चला गया, तो वहाँ पे चाइना के मज़ीद आपको पता फौजी आ गए और चाइना ने वहाँ पे बाकायदा एक अड्डा कायम कर लिया और चाइनीज़ वहाँ पे मुस्तहकम होकर बैठ गए। अब हमारे पास इतला ये है और जो मेरे पास एक मुसद्दका इतला है कि भारत की तरफ से एक बहुत बड़ी तादाद में जो भारतीय फ़ौजी हैं वो भारी असला लेकर लद्दाख की तरफ रवाना हो चुके हैं। और ये इनके साथ साथ जो खौफनाक चीज़ है, जो भारत जो कश्मीर के अंदर खूनी खेल खेल रहा था, जो कश्मीर के अंदर उसने शुरू किया था, वही कड़ाई के कातिल अब उनके साथ जो है लद्दाख में भी जा रहे हैं। ये बाकायदा कमांडोज हैं जो एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट चाइना में भी जा चुकी है और ये चीज़ें जो है तो सामने भी आ चुकी है। ये इनका इसराइल से है और अफगानिस्तान से। ये मैं फिर आपसे कह रहा, इसराइल और अफगानिस्तान। हालांकि अफगानिस्तान के फौजी अपने मुल्क को तो संभाल नहीं सकते, लेकिन उनकी जो NDS है उसके लोग हैं, कुछ कमांडोज हैं और इसराइल के कमांडोज हैं जो इनके साथ जा रहे हैं, जो वहाँ पर जाकर ये चाइना के साथ कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं। इसकी बाकायदा फुटेज मौजूद है कि जिन गाड़ियों में जा रहे हैं, हमारी स्क्रीन पे वो फुटेज नज़र भी आएगी, आपको हर चीज़ नज़र आएगी। और ये बड़ा एक खौफनाक है। इनके गैर मुल्की जो है फ़ौजी जो किराए के कातिल हम जिन्हें कह सकते हैं, जिन्हें ये साथ लेकर जा रहे हैं, जिनके ज़रिए कश्मीर के अंदर भी ये घिनौना खेल खेल रहे थे, आप उनके ज़रिए उनको साथ ले जाकर ये चाइना को शिकस्त देना चाहते हैं उस मकाम पर, या जाकर अपनी जो शिकस्त है, जो अपनी रसवाई है उसको मिटाने के लिए करना चाहती है। और भारतीय अपोजिशन ने इस पर बाकायदा शोर भी डाला है कि यह गैर मुल्की फौजी भारतीय फौज के अंदर क्या कर रहे हैं। यानी ये तो दिफाई सलाहियत पे सवाल उठता है कि क्या आपकी फौज इतनी कैपेबल नहीं है कि अगर आपने किसी से पंगा ले लिया है तो वो फौज वहां पर खड़ा होने के लिए तैयार हो कि आपको दूसरे ममालिक से मदद की जरूरत पड़ गई। अब्दुल्ला गुल साहब,
अब्दुल्ला गुल साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे भारत की, भारत को एक जानिब से हजीमत का सामना करना पड़ता है तो वो उसकी खफगी को मिटाने के लिए दूसरा महाज खोलता है, फिर उधर से हजीमत का सामना करना पड़ता है। तो इस वक्त तो भारत ने जितने महाज खोले हैं सबसे वहां से पसपाई का सामना करना पड़ा। तो क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई ऐसी साजिश अमल में आ सकती है? क्योंकि अमित शाह का ये बयान आया था कि पाकिस्तान के खिलाफ हम कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी साहब ने हमें इजाजत दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक अमित शाह का बयान है, अमित शाह जो है वो बुनियादी तौर पे वो पार्टी चलाता है, बीजेपी जो है वो उसके हाथ के अंदर है। और एक बहुत कभी उम्मीद थी कि अगर नरेंद्र मोदी का ज़रा सा भी इलेक्शन में कमज़ोरी दिखाई तो अमित शाह जो है वो पूरी अपोजिशन का और बाकी लोगों का जो है वो एक मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर आएगा। इसलिए अमित शाह के बयान को आप जो है वो हल्का नहीं ले सकते। सिर्फ गीदड़ बत्तियों की हद तक नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि हमने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया और हमें बड़ा दो टोक अल्फाज में हमने कह दिया कि अगर वो आएंगे तो फिर हम उसका जवाब दे देंगे। इसके नहीं गुल साहब, भारत इतनी कैपेसिटी में है कि वो एक जानिब लद्दाख में चीन के साथ पंगा ले ले, दूसरी जानिब कश्मीर में नया महाज खोला हुआ है, वहाँ पे फौज का इजाफा कर दिया है, और इधर पाकिस्तान से भी वो छेड़छाड़ की कोशिश करे। देखें, भारत दो तरफा काम कर रहा है, बल्कि तीन तरफा। एक वो कर रहा है कि चाइना को राम करने की कोशिश कर रहा है और ये बेसिकली वो एक इम्प्रेशन देना चाहता है कि उनका मामला बेहतर हो गया है। अभी आपने देखा होगा मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये आया कि जी उन्होंने मामलात कर लिए हैं, DGMOs जो हैं वो दोनों तरफ के जो है वो राब्ते में हैं और सब लोग जो है वो अपने अपनी पोजीशन पे वापस जा रहे हैं। वो बाद में झूठ हो गया क्योंकि चाइना ने कहा 1 इंच भी हम अपनी जगह नहीं देंगे। देखें, बुनियादी तौर पर मसला ये है। और तीसरा जो उनका महाज है वो है इंटरनेशनल लोगों को बुलाना, जिस तरह से राना अजीम साहब फरमा रहे थे। वो उसके अंदर जो सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक लेवल के अंदर वो कमांडोज का फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये वादी जो है बुनियादी तौर पे गलमान वादी जिसको कहते हैं, यही सारे मसले की जड़ है चीन के दरमियान में। यानी जो भी बात है, चाइना इस वक्त भारत से मजबूत है। भारत अगर एक जानिब नेपाल भारत की मिन्नतें कर रहा है कि हमारे साथ मुज़ाकरात कर ले, आप उसको तो जवाब नहीं दे रहे, मुंह नहीं लगा रहे। उधर आप चाइना को अब कह रहे हैं कि हमारे साथ मिन्नतें करें। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से। हमने एक मुखबरी दी कि मौलाना फजलुर रहमान बजट के आगे पीछे बोलना शुरू करेंगे, और ऐसा ही हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने कोरोना वायरस के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया, हुकूमत को पॉलिसी के हवाले से निशाना बनाया। एक वीडियो दिखाते हैं, पहले उसकी जानिब पढ़ते हैं। मुखबर ने खबर क्या दी है और खबर के हकाइक क्या? देखें यासर, मेरे पास इत्तला ये है कि बरतानिया से एक बड़ी पैसों की कमक जो है ना वो पाकिस्तान पहुंच गई है किसी जराए से। बजट आ गया ना बिल्कुल सर पे। बजट के फौरी बाद फिर मौलाना साहब एक्टिव होंगे। मौलाना साहब के साथ 3-4 और बड़ी सियासी जमातें जो बज़ाहिर इस वक्त नजर नहीं आ रही, वो और साथ में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, और एक बड़ी बैठक होने जा रही। किस तरीके से हुकूमत को टफ टाइम दिया जाना है। फिर एक सियासी जमात जो पहले भी रैली लेकर आई थी, वो या किसी और को आगे लगाया जाएगा, पीछे वही कुछ होगी। राणा साहब, मुखबरी तो सच साबित हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान ने आखिरकार चुप का रोज़ा तोड़ दिया है। आगे की हिकमत अमली क्या दिखाई देती है उनकी? यासर, मौलाना फजलुर रहमान आज बोले कोरोना पे कि रात को सोएं कोरोना नहीं होता, सुबह सोएं कोरोना होता है। मौलाना साहब को 3 माह बाद कोरोना याद आया, चले हमें ये शुक्र करना चाहिए। देखिए, मैंने कहा था कि बरतानिया से उन्हें कमक आ गई है, बरतानिया से कुछ चीज़ें उन्हें मिल गई है और मौलाना साहब अब मुतहरक हो जाएंगे। मौलाना साहब कोरोना के लिए मुतहरक नहीं है। मौलाना साहब को जहाँ से जो अहकामात मिले हैं पाकिस्तान के बाहर से, मौलाना साहब उसके लिए मुतहरक हो गए हैं। मौलाना साहब अब तमाम पार्टीज़ को इकट्ठा करेंगे। मौलाना साहब दोबारा इस्लामाबाद के अंदर मजमा लगाना शुरू करेंगे, टेलीफोनिंग गुफ्तगू शुरू होगी, लोग मौलाना साहब के घर जाएंगे। फिर मौलाना साहब जो है मुनासिब वक्त जो है, मुनासिब वक्त वो होता है कि वो थोड़ा सा बजट देखना चाहते हैं। उसके बाद मौलाना साहब एक भरपूर एहतजाज की कॉल देंगे, चाहे कोरोना हो या ना हो, वो उसकी कॉल देंगे और मौलाना साहब अपने उसी रास्ते पे चलेंगे जिसकी उन्हें हिदायत मिली। सवाल तो बनता है कि आप 3 माह खामोश रहे कि जब यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से लोग मरते रहे, हुकूमत लॉकडाउन करती रही, कभी नर्म होता रहा, तब तो आप बोले नहीं। एक खत आता है तो उसके बाद पूरी तहरीक शुरू हो जाती है। सवाल का जवाब कौन देगा? ये मौलाना साहब दे सकते हैं या उस खत के जरिए जवाब मिल सकता है? नाज़रीन, दिलास स्टार से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।